हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था एनसीईआरटी 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो चैप्टर फर्स्ट था तो उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम फिनिश करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में, एटॉमिक सिंबल्स के बारे में। अब जो एक वीडियो है जो मैंने डाल दिया है एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक सिंबल्स का, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो एटॉमिक सिंबल्स है वो क्या होते हैं और किन एलिमेंट्स के क्या एटॉमिक नंबर हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको चीज़ें आसानी से याद हो सकती है और एटॉमिक नंबर 1 to 30 वो आपके लिए सफिशियंट है, उससे आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो वहाँ तक आप उसको याद करिए। अब जो ये चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उसका पार्ट सेकंड जो हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए जैसे दही का जमना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह। हमने 3-4 एग्जांपल लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में हमने जाना, केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन के बारे में हमने जाना, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन ये भी हमने जाना, और इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ये भी हमने समझा। ठीक है, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखे कि कैसे हमको पता चलेगा कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो मेन जो बात है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर का सेकंड जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो 5 टाइप की आपको केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो ये जो 5 जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा जो टॉपिक है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में बताया। तो जिन भी बच्चों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर अब भी प्रॉब्लम है उनको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन रिएक्शंस के उसको समझने में इसका यूज होगा। ठीक है, तो एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने पीरियोडिक टेबल के 1 to 30 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स देखे, उसके अलावा इनके एटॉमिक सिंबल्स उनके देखे, और उन जो एलिमेंट्स उनके नाम हमने देखे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद हमने 30 तक यानी जिंक तक हमने देखा, निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ तक हमने पढ़ा था। यानी 1 to 30 एलिमेंट्स की हमने बात की। ठीक है, तो आपको ये शायद याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर अगर अब भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो उसकी हम बात करते हैं। तो जो एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे जैसे कि ये जो H, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये जो है ये सिंगल सिंगल एटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये एटम क्या होता है, एटम के बारे में हमने पढ़ा था, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम, वो एटम कहलाते हैं। और जैसे हमने जो छोटा सा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट वाला वो हमने देखा, तो कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में जो हमने देखा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल स्मॉल मोनोसेकेराइड्स यूनिट से बनते हैं और एक पॉलीसेकेराइड बन जाता है, जैसे कि ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट से बना स्टार्च। ठीक है, तो वैसे ही एटम्स जो हैं इनकी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो है एटम, उससे मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यानी मोर देन वन एटम्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर मैं H2 लिख दूँ तो एनवायरनमेंट में जो है हाइड्रोजन वो इसी फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन है वो भी O2 की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो वैसे नाइट्रोजन है, तो ये जितनी भी जो गैसेस है H2 हो गया इस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा ओके, नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो गैस है वो N2 की फॉर्म में अपन एनवायरनमेंट में अपन को मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ये सिंगल एटम है, लेकिन यहाँ पे जो एटम्स हैं वो डबल है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो हमेशा एटम की अगर बात करेंगे तो एटम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद इसको और तोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है इसको, इसका अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो अब हमको एटम्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि आयरन, तो आयरन से, आयरन के साथ ऑक्सीजन के 4 एटम मिले, यानी 3 फेरस के, आयरन के जो 3 एटम हैं और ऑक्सीजन का जो 4 एटम है O4 लिखा हुआ है, तो ये मिलके इसने क्या बनाया, ये फेरस ऑक्साइड। ठीक है, निकल है, ये भी एक मेटल है। ठीक है, जो एलिमेंट है ये उसका एक सिंगल एटम है। ठीक है, उसके बाद कार्बन है, कार्बन जो है उसका सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम, और ये मिलके CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल है। ये सिंगल मॉलिक्यूल है। अब जैसे कि आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो CO2 है इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, आगे जब किसी भी मॉलिक्यूल के आगे जब हम नंबर लगाएंगे
तो आपको समझना है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, जबकि जो पीछे की साइड जब नंबर लगता है तो सिर्फ वो एक एटम के ऊपर लगता है। जैसे कि ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पीछे 2 लग गए तो सिर्फ ये एक एटम का नंबर बढ़ा है। जैसे कि यहाँ पे CO2 का फिर से एग्जांपल लेते हैं। CO2 की बात करें तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के नीचे लगा हुआ है, तो यानी ऑक्सीजन के जो एटम है वो 2 है यहाँ पे, जबकि कार्बन के एटम सिर्फ कार्बन का एक ही एटम है। जबकि अगर यहाँ पे 3CO2 कर देता हूँ तो जो कार्बन के जो एटम है वो 3 हो गए और ऑक्सीजन के 3 इंटू 2 यानी 6 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन हम कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस जो आपके दे रखी है वो 5 टाइप की दे रखी है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर चैप्टर। तो इसको पहले एक बार अपन समझ लेते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितनी आपके टाइप्स के दे रखे हैं और ये कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, इनका जो मैकेनिज्म क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहली जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन से आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ से आप समझिए कॉम्बिनेशन का मतलब है एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आर और आर, जैसे कि ये जो तीर का निशान है, ये जो साइन है तीर का, तो हमने पढ़ा था ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। जैसे ये रिएक्टेंट है और इस एरो के राइट हैंड साइड यानी दाई साइड जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन से हमको समझ में आता है कि इसके अंदर होता है एडिशन। तो इसके अंदर जो एडिशन होगा यानी कि जोड़ा। एडिशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनको भी एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले एक बार इनका ओवरऑल अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो दिमाग में एक मेंटल मैप बन जाएगा। उससे क्या होगा कि चीज़ें आसानी से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो जैसे 2 रिएक्टेंट हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 रिएक्टेंट एक नहीं होना चाहिए, बस एक से अधिक रिएक्टेंट जब होंगे, ठीक है, और वो मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ना ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट है सिंगल होगा। जैसे एक रिएक्टेंट है उसका ब्रेक डाउन होगा 2 प्रोडक्ट में या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन। तो ऊपर वाली रिएक्शन में कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट से मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, वो हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी आपने पढ़ी, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको वैसे हल्का सा उससे एक हिंट में आपको देना चाहूँगा उससे रिलेट करके, कि जैसे कि ये कोई रिएक्टेंट है AB, इसके साथ एक रिएक्टेंट है C। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो A के साथ तो C आ गया और B को यहाँ से इसने भगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जो रिएक्टेंट जैसे AB पहले एक पूरा रिएक्टेंट था, ये C के साथ ऐड हुआ। ठीक है, यानी ये दो रिएक्टेंट है, एक AB रिएक्टेंट है और एक C रिएक्टेंट है। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बना, AC + B, यानी कि B को C ने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा सब हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक बार मतलब एक ही जो मॉलिक्यूल या फिर एक ही जो एटम है उसकी उस ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक जो एटम है उसने दूसरे एटम को या दूसरे मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फिर से यहाँ से नाम पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि 2 चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि कोई रिएक्टेंट AB प्लस और दूसरा रिएक्टेंट है CD, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट है CD। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर AD प्लस CB हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक साथ। किसी एक ही रिएक्शन में जब 2 चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोल देंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगली जो नंबर का जो टाइप है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी जो रिएक्शन, वैसे तो इनमें से ही किसी इनमें से ही किसी रिएक्शन का एग्जांपल हो सकती है। जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में ऊपर से समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन में इसका उल्टा होगा। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलेगी।
उसके अलावा रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर होता है कि या तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगी। तो आप आसानी से एक सिंपल सी चीज़ आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ी है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। और इसी का उल्टा, इसी का वाइस वर्सा जो होगा, अगर ऑक्सीजन बाहर निकली है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बाहर निकली है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये अपने एक ओवरव्यू हमने देख लिया। आप इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब हम एक एक रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैंने बताया कि उनको इन्हीं जो ऊपर की जो 4 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी में इनको फिट कर देंगे दोनों रिएक्शंस को। कैसे रिडक्शन होगा, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, हम यहाँ पे इसी के साथ बता भी देंगे, ठीक है। तो पहली जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमको देखने हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो हमने देखी थी, इसके अंदर 2 रिएक्टेंट होंगे। ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट इसके अंदर होता है, कुछ किसी भी रिएक्शन के अंदर और प्रोडक्ट इसके अंदर होगा, ठीक है। तो जैसे कॉम्बिनेशन में मैं कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया था, जैसे A + B है, ठीक है। ये 2 रिएक्टेंट है, ये मिलके एक ही प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपको एक रिएक्शन दिख रही है, सबसे पहली रिएक्शन जो हमने ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने रिएक्शन के बारे में तो पढ़ी लिया कि उसके अंदर रिएक्टेंट होंगे और ये जो तीर के निशान के उस साइड जो चीज़ है, राइट हैंड साइड में, वो जो बनेंगी वो होंगे उसके अंदर प्रोडक्ट। तो जैसा रिएक्शन के बारे में हमने पहले बताया था कि रिएक्शंस होती क्या है और ये जो होती है इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो भी रिएक्शंस अपने आसपास होती हैं, जो अपने एनवायरनमेंट में होती हैं, जैसे कि ये जो एग्जांपल जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम अभी बताएंगे वो ये कौन सी रिएक्शन है और ये कहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में होती है, ठीक है। हमारे जो डेली यूजेज में ऐसी रिएक्शंस हज़ारों होती रहती है, ठीक है। तो उसी को जो इक्वेशन फॉर्म में, जब अपन वर्ड्स की फॉर्म में ना लिख के उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स में लिखते हैं, तो वही इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में और शॉर्ट करके लिखना, वही एक प्रकार की रिएक्शन इक्वेशन कहलाती है, केमिकल इक्वेशन उसको हम कह सकते हैं। तो जैसे कि A + B कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एडिशन होता है, ठीक है। यानी ऐड, इसके अंदर ऐड करना होता है हमको, ना, ठीक है। तो 2 रिएक्टेंट है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिलकर बनाएंगे एक प्रोडक्ट। उसके बाद तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये है CaO, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। और ये है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। तो ये Ca जो सिंबल है, एटॉमिक सिंबल हमने किसका पढ़ा था, कैल्शियम का, और ये है ऑक्सीजन। तो ये एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गया ना। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल समझा था कि 2 एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अब इस पूरे मॉलिक्यूल का हम नाम क्या देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा पीछे जब लगता है तो फिर उसको हम ऑक्साइड बोल देते हैं, जो कि एक कैल्शियम का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिला के पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बन गया, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। अब ये सॉलिड फॉर्म में है, जैसा कि मैंने बताया इक्वेशंस होती क्या है, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको या तो एक हम मतलब बड़े रूप में जब हम लिखेंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो सिंबल से सब काम हो जाता है। सिंबल से हम फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो वो बता देंगे। तो वहीं यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं क्विक लाइन, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको बोलते हैं क्विक लाइन, हिंदी में बोलते हैं जला हुआ चूना। या जले होने से मतलब है कि जब हम वाइट वॉश करते हैं, जो मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, तो फिर वाइट वॉश करते हैं ना दीवारों पे, तो वहाँ पे इसका यूज़ लेते हैं। तो इसको जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब मिलाते हैं वाटर के साथ, तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, यानी कि द्रव्य अवस्था में है। तो वाटर है, ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो ये जो 2 रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ये जो अटैच होंगे और बनाएगा सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से कि एक ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बना है उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्ट लाइन। इसका जो दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। OH को हमेशा हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं और इधर निकल गई हीट। तो जो जब हम चूना, जब अपन इसको हिंदी में नॉर्मली भाषा में चूना में बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसको पानी में जब हम घोलते हैं तो आपने देखा होगा कुछ हीट, वो गर्म हो जाता है, उसमें से कुछ हीट निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है, काफ़ी सारे रिएक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। यहाँ पे जो हर एक सिंबल है वो कुछ ना कुछ अपनी कहानी कहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी हमको देगा। और ये जो चूना बना, जैसे कि ये यहाँ पे जला हुआ चूना हमने बोला था क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेक्ट लाइन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब पानी में इसको डालते हैं तो ये बुझ जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे सिम्बल्स की अगर हम बात करें तो जैसे ये देख लिया था सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब आप कहेंगे सर ये AQ क्या आ गया, AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक्वस सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ होता है जब
जैसे कि ये जो है इसको अपन ने वाटर के साथ मिलाया, तो वाटर को, जो जल है, जल को साइंस की भाषा में एक्वा बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वा। तो एक्वा से ये जो सॉल्यूशन बन गया इसको बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट अगर दूसरा जो रिएक्टेंट है वाटर उसके साथ मिलाएगा तो एक एक्वा सॉल्यूशन वो बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। और हीट जो निकलेगी, अब यहाँ से एक और चीज़ पता है, अगर हीट निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन, जैसे कि दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो हीट जो रिएक्शन छोड़ती है, ठीक है, जहाँ से रिलीज होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, आपको मैंने बताया था, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और जो हीट गेन करेगी, यानी कि अगर हम यहाँ हीट देते हैं इस रिएक्शन को, तो ऐसा जो डेल्टा का निशान भी हम लगाते, वो होती एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जो एंडो मतलब जो अपने अंदर हीट गेन करती है, यानी कि हीट वो रिएक्शन करवाने के लिए हमको देनी पड़ती है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ आसानी से समझ आई होगी, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसको अपन, ये जो स्टोरी है इसको हम फिनिश कर लेते हैं। ये यहाँ तक आपको इनके नाम देख लिए होंगे आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब क्या बन गया, ये था अपना क्विकलाइम, जला हुआ चूना, वाटर के साथ रिएक्शन की और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट निकल गई। अब ये जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट बना एक्वा सॉल्यूशन, इस एक्वा सॉल्यूशन को हम इसका पेंट कर देते हैं हम, ठीक है, इसका CaOH का फोल्ड वाइज। और यहाँ पे एक बैलेंसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंसिंग के लिए भी देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम का एक मोलिक्यूल है, सॉरी कैल्शियम का एक एटम है, इधर भी कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन भी इधर एक है और इधर दो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है। जैसे कि OH दोनों को होल करके फिर ट्वाइस किया गया है, यानी उसका डबल किया गया है। तो ये जो कोष्टक में दोनों चीज़ें, मतलब ये जो इसके अंदर जो बंद है, तो ये दोनों चीज़ें मतलब डबल डबल है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो हो गए, ठीक है। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये जो इसको अपन ने जब पेंट किया, ठीक है, तो एक अगली जो रिएक्शन होगी CO2 के साथ, ये गैसीय स्टेज में है, ये अपना एक्वा सॉल्यूशन है ही, ठीक है। तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको बैलेंस भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखने की जो मेन बात है, स्लैग्ड लाइम था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन हुई CO2। आप कहेंगे सर CO2 कहाँ से आई, जैसे मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे पूरी दीवार पे कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पेंट हो गया। तो एयर है, एयर के अंदर क्या क्या कौन कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे टकराएगी तो उसके साथ रिएक्ट करती जाएगी धीरे धीरे धीरे। तो ये जो जब गीला होता है, ये जो सॉल्यूशन जब अपन ने पेंट किया, तो ये हल्का सा इसमें नमी होगी, ठीक है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करती जाती है और ये सूखता जाता है, तो उसके अंदर एक चमक सी आती जाती है। वो किस लिए आती जाती है, क्योंकि बनता जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 को हमेशा बोलते हैं कार्बोनेट। और पूरा ये जो मोलिक्यूल है, ये जो मोलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये जो मोलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूल है, ठीक है। ये जो मोलिक्यूल है ये है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिक्यूल। अब यहाँ से बैलेंसिंग को देख लेते हैं। कैल्शियम का एक एटम है, ठीक है, इधर भी एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और दो यहाँ चार ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन एक बचा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ तीन ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अभी बाकी है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, तो इधर भी एक कार्बन है। तो दो ऑक्सीजन यहाँ पे है और दो ऑक्सीजन, यानी चार ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ तीन ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन इधर बची हुई है, दो हाइड्रोजन इधर बचे हुए हैं। तो वो क्या बनाएंगे, अब जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इससे तो क्या ही बन सकता है, आपको पता ही है, ऊपर जब बना हुआ है आपको दिख रहा है H2O। तो यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बनेगा H2O, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन देखिए, ऊपर तो दो रिएक्टेंट है, एक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, नीचे दो रिएक्टेंट थे और दो प्रोडक्ट बन गए। यहाँ से क्या हुआ, कैल्शियम यहाँ से आया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ गई। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। एक बार जो चार रिएक्शन हमने पढ़ी थी, चार रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल, जिस दो एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल हमने देख लिया था, एक एग्जाम्पल जो था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे दो रिएक्टेंट है वो बना रहे हैं एक प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो एक एटम है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, वो तथा दो ऑक्सीजन के जो एटम है गैस फॉर्म में, वो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि गैस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो कार्बन इधर भी एक है, इधर भी कार्बन का एक एटम है, इधर दो ऑक्सीजन के एटम है, इधर भी एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, वो गैस फॉर्म में निकल जाएंगे। सेकेंड जो रिएक्शन एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, यहाँ पे
हाइड्रोजन जो है उसका ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो इधर की साइड जब लग जाते हैं ना, जब नंबरिंग पीछे की साइड किसी एटम के, तो फिर एक मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं इसको। तो ये जो एक मॉलिक्यूल है H2, तो ये जो आगे जब नंबरिंग लगेगी तो फिर दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है H2 जो मॉलिक्यूल है, इसको पूरी को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, ठीक है। उसके दो मॉलिक्यूल है, इधर भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का इधर एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो गैस का उसका एक मॉलिक्यूल है, गैस फॉर्म में होती है, ये भी गैस फॉर्म में होती है। ये बनाते हैं वाटर H2O, ये एक मॉलिक्यूल बना पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बन गया वाटर, इसके भी दो मॉलिक्यूल बन गए और लिक्विड फॉर्म में होता है। तीसरी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ा हो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये रिएक्शन याद आ रही होगी। ये है अपना ग्लूकोज, जो कि आया स्टार्च से। ग्लूकोज हमने खाया तो स्टार्च हमने खाया, वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन ली, सांस इनहेल की, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। 6 जो उसके मॉलिक्यूल है वो, उसके बाद क्या इधर कुछ क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी जब ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी क्योंकि ये सेलुलर स्टेज होता है ना, सेल्स में ये उपस्थित होता है, जैसे एक सेल है उसके अंदर ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और वाटर वो निकलेंगे और कुछ एनर्जी निकलेगी जो कि बनती है ATP फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट भी दो हैं और प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो रहा है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन होके ये कुछ प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमको देखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दूसरी जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में हम देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि जो रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट है, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक से अधिक प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं तथा 3 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, यानी कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं। तो ये है FeSO4। तो जो SO4 है ये पूरा एक मोलिक्यूल है, और Fe है, इसको अपन अलग देखते हैं। इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है, इसका नाम है फेरस सल्फेट FeSO4। अगर यहाँ पे होता CuSO4, तो सीयू को अपन कॉपर बोलते हैं, तो ये होता है कॉपर सल्फेट। जैसे कार्बोनेट हमने पढ़ा था CO3, तो इसके आगे कोई सा भी एलिमेंट जुड़ जाएगा तो उसके नाम कुछ भी जुड़ सकता है, मतलब जैसे तो ये कार्बोनेट ही रहेगा हमेशा। वैसे ही SO4 जो है उसको हमेशा सल्फेट बोलते हैं। केमिस्ट्री में कोई से भी चैप्टर में हायर स्टडीज जब आप करेंगे तो आप समझेंगे कि इसको बोलते हैं सल्फेट और इसको बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, इससे हमको कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे। ये हो गया फेरस सल्फेट, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने हीट किया तो ये सिर्फ एक रिएक्टेंट था। ये जब एक रिएक्टेंट है और ये बना रहा है उधर 3 प्रोडक्ट, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे तीर का निशान है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको दो मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे FeSO4 के। यहाँ पे कोई प्लस प्लस बीच में नहीं लगा हुआ, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एक रिएक्टेंट है, ये सिंगल रिएक्टेंट है। ये इधर बनाएगा 3 प्रोडक्ट, क्या क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 को बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, ठीक है, आप ही याद रखना, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, उसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड इसीलिए बोला कि ये जो S है इसको बोलते हैं सल्फर, और 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, जैसा मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, 2 ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में। ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। अगली जो इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा था CaCO3। लास्ट रिएक्शन में हमने देखा ये किससे बनता है, क्विकलाइम से। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CO के साथ जब हम वाटर मिलाते हैं तो बनता है पहले CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बना था, जब CO क्विकलाइम के साथ हमने वाटर मिलाया था तो बना था CaOH का होल ट्वाइस, ये बना था। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम। अभी यहाँ पे ये नहीं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम बर्न करेंगे, यानी कि उसको जब गर्म करेंगे, ठीक है, जलाएंगे, तो वो बनेगा क्विकलाइम, जो कि सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा और यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। CO2 गैस है जो एनवायरनमेंट में निकल जाएगी। तो यहाँ तक ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गए। डिकम्पोजिशन का मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट इसमें एक होगा, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, यानी कि वो ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा ब्रेक डाउन, ठीक है, अभी याद रख लेना। और इससे पहले वाली रिएक्शन में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर होता है एडिशन, ठीक है, यानी कि 2 रिएक्टेंट जुड़ के और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक रिएक्टेंट टूटकर और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो तीसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3rd नंबर की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि ये इक्वेशन हमने बनाई थी, जैसे कि AB एक रिएक्टेंट है और C एक रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनेगा तो AC एक प्रोडक्ट बन जाएगा और B यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि जो C है वो B को डिस्प्लेस कर देगा। तो नीचे वाली रिएक्शन आपको देखते ही यहाँ पे समझ आ रही होगी, जैसे कि ये अगर इसको C मान लेते हैं और CuSO4, जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाली रिएक्शन में पढ़ा, जैसे FeSO4 पढ़ा था फेरस सल्फेट,
ठीक है। तो वैसे ही ये हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये तो आयरन हो गया अपना, ये तो है अपना आयरन, ठीक है। ये है अपना कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में आयरन, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन है इसका, ठीक है। पानी में ये घोल रखा है। जब इसके अंदर आयरन की कुछ नेल्स वगैरह हम डालेंगे आयरन की, ठीक है, तो वो रिएक्शन करेगा और FeSO4 बना लेगा, यानी कि फेरस सल्फेट बना लेगा वापस से, और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में अपन को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वापस से यहाँ पे फेरस सल्फेट हमको प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, जो फेरस है ये Cu को यहाँ से हटा देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। Cu एक प्रोडक्ट के रूप में हमको बाद में मिल गया, और ये जो सॉल्यूशन बन गया एक्वा सॉल्यूशन, ये बन गया आयरन के साथ, यानी फेरस सल्फेट ये बन गया, ठीक है। इसके अलावा ऐसी एक और रिएक्शन है जब जिंक है, जो जिसका एटॉमिक नंबर 30 था जब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म में है अगर, ठीक है। जब ये भी CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा ZnSO4, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये भी एक फॉर्म में रहेगा, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से जो है अपना कॉपर, ये बाहर निकल जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, आपको यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखना, ये भी कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, ये बन गया फेरस सल्फेट, ये बन गया जिंक सल्फेट। ये क्योंकि जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट। अब ये जो आपको एक चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो कॉपर सल्फेट में से अंदर सिर्फ कॉपर को ही हर बार रिप्लेस क्यों किया जा रहा है, कभी फेरस के द्वारा यानी आयरन के द्वारा और कभी जिंक के द्वारा। तो ये आप हायर स्टडीज़ में हो आप पढ़ेंगे, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, अगर इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी है तो वो हम बता देंगे, ठीक है। कि ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके आधार पर ये वर्क करते हैं, क्योंकि जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी ये मेटल्स हैं अपने जो एनवायरनमेंट के अंदर, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 रोड रखूँ, रोड मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे 3 छड़ी रखूँ, एक आयरन की, जैसे मैंने एक रख दी आयरन की छड़ी, ठीक है, आयरन हो गया, आयरन का जो एटॉमिक सिंबल है, ठीक है। एक मैंने रख दी चांदी की, Ag इसका एटॉमिक सिंबल होता है, ठीक है। एक मैंने रख दी Au, इसका एटॉमिक सिंबल होता है, ये है गोल्ड, ठीक है। ये है सिल्वर, इसको तो आप जानते हैं ये आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 रोड या 3 ब्लॉक रख दिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि सबसे पहले इनमें से जंग किसको लगेगा, ऑब्वियसली आयरन को लगेगा, आयरन को जल्दी से जंग लग जाएगा। चांदी थोड़ा लेट खराब होगी, सबसे कम जो सबसे लेट जो खराब होगा वो सोना होगा, ठीक है। जैसे Au जो है एटॉमिक सिंबल गोल्ड का, तो वो सबसे लेट खराब होगा। तो ये जो है इनकी रिएक्टिविटी पे बेस होता है, ठीक है। जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे जल्दी उस पर रस्टिंग होगी, ठीक है। रस्टिंग की जो प्रोसेस है सबसे जल्दी उसमें होगी, जिसकी रिएक्टिविटी एनवायरनमेंट के साथ सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे आसानी से स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। और ये क्या बना लेगा, Fe3O4, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, तो वो जो है रिएक्टिविटी पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो रिएक्शन हमको पढ़नी है वो है सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चौथी जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो 3 जो रिएक्शन है आपको समझ में आ गई होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे AB और CD 2 रिएक्टेंट है, तो इसमें क्या होगा AD प्लस CB, ये 2 प्रोडक्ट ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, यानी कि 2 अगर चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये है SO4 को मैंने क्या बोला था सल्फेट, तो ये है सोडियम सल्फेट, ठीक है। Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, Na जिसका एटॉमिक सिंबल है उसको सोडियम बोलते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। वो जो रिएक्शन आप वो जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है उसको आप देखिए अगर आपको ये पता नहीं हो तो, ठीक है। और ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। ये है बेरियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड। नाम देखिए आपको याद रखने होंगे, और जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, आपको चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी। अगर आपको नाम याद नहीं भी रहते हैं तो आप बार बार देखिए, जब आप चीज़ों को बार बार देखेंगे, जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, जब बार बार आपके सामने आएगा, ये जो सब्सटेंस है, तो फिर आपको ये आसानी से याद है। अब ये एक सॉल्यूशन में है, रिएक्शन में आप हमको पता चला ये भी जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है, ठीक है। अभी इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, ठीक है। ये हो गया बेरियम सल्फेट, प्रोडक्ट जो मिला वो हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। और जो दूसरा बना NaCl को तो आप जानते होंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो है
कॉमन साल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। उन घरों में खाने में यूज आता है, ठीक है। घर पे जब हम खाने में यूज लेते हैं NaCl को, ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अभी वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन बैलेंसिंग की बात करें तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल यानी कि 2 एटम्स है। यहाँ भी सोडियम के 2 एटम्स हो गए, ठीक है। बेरियम का यहाँ पे एक एटम है, इधर भी बेरियम एक है, सिंगल एक। क्लोरीन Cl2 जो है यहाँ पे, तो क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। ये 2 आगे लगा हुआ है तो फिर वो क्लोरीन के लिए भी हो गया, जैसा कि मैंने इसकी लास्ट वीडियो है जिसमें हमने बता दिया, ठीक है। सल्फर SO4 सल्फेट है, SO4, तो SO4 यहाँ पे एक है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो रिएक्शन हम हमको 5th नंबर पे पढ़नी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। वो बहुत आसान सी रिएक्शन है, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 5th जो रिएक्शन है उसका नाम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन इनको हम साथ में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जब अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के अंदर अगर जो प्रोडक्ट बनता है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन ऐड हो रही है प्रोडक्ट के अंदर, तो यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन उससे रिमूव हो रही है और प्रोडक्ट जो बन रहा है उससे हाइड्रोजन निकल चुकी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। जबकि रिडक्शन की अगर बात करें, तो अगर जैसे जो रिएक्टेंट है उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़कर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। जबकि अगर रिडक्शन में O2 की बात करें, तो अगर O2 रिलीज हो रही है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पे दो हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो ये है Cu यानी कॉपर को, तो ये कॉपर के 2 एटम्स हैं, इधर भी कॉपर के 2 एटम्स है, इधर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 एटम्स है, इधर भी ऑक्सीजन का, यानी बैलेंस तो रिएक्शन है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर हीट किया यानी कि जो कॉपर है उसके साथ अगर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो उसको एनवायरनमेंट से मिल जाएगी। अगर कॉपर को हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट था, ठीक, दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट के बाद आ गई ऑक्सीजन, तो यानी कि ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे अगर सेकंड रिएक्शन में देखें, जैसे Cu और O, यानी ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अगर गर्म करेंगे, H2 गैस के साथ अगर गर्म करेंगे तो कॉपर अलग निकल जाएगा और ये बन जाएगा H2O, यानी ये बन गया जल, ये वाटर बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया है, यानी यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था, अभी ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, तो इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर ऐसी सिचुएशन आपको किसी भी रिएक्शन में दिखे, जैसे कि जो ये मेन मेटल जो है, मेन एलिमेंट जो है, ये मेटल है कॉपर, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। जबकि यहाँ से ऑक्सीजन जा चुकी है और वाटर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन जुड़ा, इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता तो रिडक्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ हुई ना, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल चुकी है, तो फिर ये तब भी ये रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। जबकि रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे कि ये कोई रिएक्टेंट है प्लस H2 तो उसके पास ऐड होता है, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी वो रिडक्शन कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन अगर वो लॉस कर देता है, जैसे कि ये है RO, ठीक है, और अगर इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, ये जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, हाँ, ये 2 प्रोडक्ट बन गए ना अलग अलग, ठीक है। अगर इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया तो भी वो रिडक्शन कहलाएगा। जैसे कि ZnO, Zn किसका सिंबल था, एटॉमिक सिंबल जिंक का, तो जो जिंक है, तो ये जिंक ऑक्साइड था, उसका रिएक्शन जो कार्बन के साथ हुआ, Ca जो सिंबल है कार्बन का है, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्शन की तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो होता है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, मोनो का मतलब होता है सिंगल, कार्बन भी यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होते, अगर ये ऐसे होता तो ये होता कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वहीं से आया है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका होगा, CO2 होता है, ठीक है। तो वैसे ही तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Zn है इसका हो गया रिडक्शन, कार्बन है उसका हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन अपन Zn की बात करते हैं तो उसका रिडक्शन यहाँ पे साफ हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन खो चुका है, ठीक है। तो अपने जो फॉर्मूले के हिसाब से ऑक्सीजन अगर रिमूव या लॉस हो जाता है तो फिर वो होता है रिडक्शन। यहाँ पे है Mn मैग्नीज, हमने देखा था 25 इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 25 इसका एटॉमिक नंबर है। ये ऑक्सीजन यानी ये इसको अपन पूरे का बोल देंगे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन है HCl के साथ हो रही है, तो 4 HCl के साथ, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे बना लेगा MnCl2 और H2O और Cl गैस जो है निकल जाएगी, यानी क्लोरीन निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई गड़बड़ अगर आपको दिखाई दे रही है बैलेंसिंग में, देखिए अगर कोई गड़बड़ बैलेंसिंग में दिखाई दे रही है तो उसको ध्यान से देखिए। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो गड़बड़ है, जैसे Mn है, ये Mn सिंगल है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल, तो पहली गड़बड़ी यहाँ पे हमको पता चल गई। तो अगर इसको अपन पीछे 2 नहीं लगा के यहाँ पे आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो गई ना, जैसे 2 × 2 यानी 4, यानी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होने चाहिए, तो हाँ 4 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लोरीन यहाँ पे कितनी है, क्लोरीन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 ही रही और 2 ही रही, तो ये भी 4 हो गई। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके जो चैप्टर है इसके अंदर एक और टॉपिक बचा हुआ, रेंसिडिटी और कोरोजन। तो यहाँ तक आपको जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, जो 5 टाइप के हमने पढ़े, वो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और अब जो लास्ट टॉपिक आपके बचा है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से ये कोरोजन और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है जो ऑक्सीडेशन ऑफ एडेबल फूड्स और ऑयल्स, ठीक है, वो रेंसिडिटी होती है। और कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स वो होता है, और उसका प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कोई भी अगर इस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट जो 3rd वीडियो आएगा, पार्ट 3 कल या परसों इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, तो उसमें आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। अब सिर्फ 2 ही टॉपिक आपके इस चैप्टर में बचे हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन, तो उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।